हेलो माय लवली ऑडियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एचपी टेट चाइल्ड साइकोलॉजी में इवैल्यूएशन का टॉपिक, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। चाहे आप कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम देते हैं, इसके बाद वाले भी जो पेपर होते हैं, ठीक है, ये क्योंकि टैट एक जस्ट क्वालिफिकेशन है। इसके बाद जैसे आपके कमीशन या केवीएस एनवीएस जो भी एग्ज़ाम आप टीचिंग से रिलेटेड देते हो, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी पेपर दोगे आप, है ना। और जैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बच्चों का डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एच पी टेट और सी टेट दोनों की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, है ना। सी टेट सेंटर के लिए, एच पी टेट हमारा पर्टिकुलरली स्टेट के लिए रहता है ना। तो दोनों ही क्वालिफाइंग टाइप के पेपर होते हैं, 90 मार्क्स लेने होते हैं। बट सिलेबस में थोड़ा सा, मतलब 10% बोल सकते हो, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि सी टेट में सिलेबस प्रिस्क्राइब सिलेबस है, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस जाके क्वेश्चन नहीं आते। बट क्योंकि एच पी टेट में एक प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं दिया गया होता हमारे पास, तो हमेशा सिलेबस वास्ट रहता है। मतलब जो भी आप बी एड या जे बी डी में पढ़ते हो, ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है, अगर स्पेशली हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करें, है ना। तो अगर सिर्फ मैं अभी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ने होते हैं एच पी टेट में। सी टेट में इतना नहीं पढ़ना होता हमें, है ना। जो दिया है बस वही पढ़ना है। बट जैसे एच पी टेट में मेमोरी वगैरह हो गए टॉपिक, पर्सनैलिटी थ्योरीज वगैरह हो गई, या इंटेलिजेंस की काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज आती हैं, वो सब कुछ हमें डिटेल में, लर्निंग की थ्योरी डिटेल में सब कुछ पढ़ना होता है हमें, है ना। जबकि सी टेट में ये सारी थ्योरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमें होती है ना। इंटेलिजेंस में भी सिर्फ एक ही थ्योरी से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करें, जैसे मान लो पेपर 1 जेबीटी के लिए अगर बात करें, तो उसमें भी जैसे एच पी टेट में आपको जर्नल साइंस, मेनली जर्नल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और पेडागोजिकल फॉर्म के कोई क्वेश्चन नहीं आते आपके एच पी टेट में, जबकि सी टेट में पेडागोजिकल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोजिकल फॉर्म का क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आप टीचर हो, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये क्या करोगे, तो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। तो लेंदी स्टेटमेंट्स के फॉर्म में वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज ए टीचर आपकी एबिलिटी को चेक करना होता है वहाँ पे एग्जामिनर ने, सी टेट में, कि आप किस तरह बच्चे से डील करोगे। जबकि एच पी टेट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्ट ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि मान लो जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, इस थ्योरी के कितनी स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज का क्या एज है, इस तरह से पर्टिकुलर चीज़ें, या बुक वगैरह, कोई कोर्स वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं ना। और अगर जैसे एच पी टेट में हमें एच पी जी के एक अलग से तो पढ़ना ही होता है, जबकि सी टेट में जी के वगैरह कुछ नहीं आता। इसकी जगह सिर्फ 2 लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, जिसमें ग्रामर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती। बट अगर जैसे जे बी टी के बच्चे हैं जो एच पी टेट के, उन्हें थोड़ा ग्रामर भी पढ़ना होता है ना। और अगर पेपर 2 टीचर के बारे में बात करें, तो उसमें भी आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। अब मेडिकल और नॉन मेडिकल का अलग अलग रहता है। मेडिकल में मेडिकल के सब्जेक्ट्स आते हैं एच पी टेट में, और नॉन मेडिकल वालों के लिए नॉन मेडिकल वाले, है ना। बट सी टेट में जो भी आप चाहे मेडिकल के हो या नॉन मेडिकल के हो, आपको साइंस में कंसीडर किया जाएगा, और आपसे बायो से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथ अलग से सब्जेक्ट आएगा, है ना, चाहे आप फिर मेडिकल के स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं बाकी अगर इसके बाद भी डाउट रह गया तो मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँ, ठीक है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मेनली जब हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था कि बच्चे का वैल्यूएशन लगातार होते रहना चाहिए, मतलब थ्रू आउट द ईयर, और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सिर्फ अकेडमिक्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा बच्चा और भी बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, टैलेंटेड हो सकता है, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, जैसे पीछे इंटेलिजेंस और इंक्लूसिव के टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस की है। तो ओवरऑल बच्चे के हर एक डेवलपमेंट का जो अलग अलग डोमेन आती है, उन सबके बेसिस पे हमने क्या करना होता है, बच्चे का इवैल्यूएशन करना है ना। तो ये बात कही गई है हमारी सीसी में, जिस आज की जो मतलब इवैल्यूएशन है वो इसी के बेसिस पे होती है। और इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब है एक तरह से जजमेंट करना बच्चे के बारे में, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, टीचर की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, जो हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया था,
है ना, क्योंकि हर एक क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं ना कि इस क्लास से अगली में जाए तो बच्चे में ये चेंजेस आने चाहिए, तो उन सब का जजमेंट होता है। और बच्चे के साथ टीचर की टीचिंग स्ट्रैटेजी भी जज हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि अगर बच्चा फेल हुआ इसका मतलब टीचर की टीचिंग स्ट्रैटेजीज फेल हुई, है ना, तो दोनों का ही जजमेंट हो जाता है। उसे हम इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का नाम देते हैं, जिसके अंदर असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मेजरमेंट एक नैरो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सिर्फ इवैल्यूएशन मार्क्स के बेसिस पे किया जाता है, और असेसमेंट जो है उसके कंपैरिजन में एक क्वालिटेटिव टर्म है, मतलब ये क्वालिटी के बारे में बात करती है कि एक्चुअल बच्चा कितना जानता है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है। जबकि मेजरमेंट में हमें ये कुछ नहीं पता चलता, हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि कितने में से बच्चे ने कितना स्कोर लिया, वो कैसे लिया, इसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं चलता, ये हमें असेसमेंट में पता चलता है ना। तो इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा कि इवैल्यूएशन कम्स अंडर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी के अंडर क्या आता है, तो सीसी के अंडर दोनों ही आता है हमारा, फॉर्मेटिव भी और समेटिव भी। असेसमेंट के दो टाइप होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव आकलन। फॉर्मेटिव का मतलब है क्लासरूम के बीच में ही पढ़ाते पढ़ाते टीचर जो बच्चे का इवैल्यूएशन करता है ये जानने के लिए कि बच्चे को ढंग से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा होता, तो फिर टीचर क्या करता है, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंज कर पाता है, या बच्चा जिस भी तरीके से समझ पा रहा है उस तरीके से फीडबैक प्रोवाइड कर पाता है ना। ये फ़ायदा होता है फॉर्मेटिव का। और समेटिव लास्ट में होती है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है, लास्ट में जो आपके टेस्ट या पेपर लिए जाते हैं, जैसे आपका कोई टॉपिक ख़त्म हो गया या पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके बाद वो सारे किसके एग्जाम्पल रहते हैं, समेटिव असेसमेंट के। आपके जितने भी ये टेस्ट पेपर वगैरह हैं वो समेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल आते हैं। ड्यूरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो असेसमेंट होगा वो फॉर्मेटिव कहलाएगा। तो सीसी के अंडर दोनों ही आ जाएगा, राइट आंसर हमारा होगा फॉर्मेटिव एंड समेटिव, क्योंकि यही तो यहाँ पे बोला कि क्या होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस भी और उसके एंड में भी। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सीसी के अंडर क्या डोमेन्स बोला जाता है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो दो क्षेत्र आते हैं, दोनों ही स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक, मतलब राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। स्कॉलेस्टिक के अंदर क्या चीज़ आती है, शैक्षणिक के अंदर, इसके अंदर आता है बच्चे को एक्चुअली में नॉलेज कितना है, वो कितना ज्ञान है, कितनी समझ रखता है, अंडरस्टैंडिंग कितना वो चीज़ों को अप्लाई कर पाता है, संश्लेषण विश्लेषण एनालाइज कर पाता है, सिंथेसाइज कर पाता है, ये स्कॉलेस्टिक डोमेन में आता है। जबकि को स्कॉलेस्टिक में उसकी हॉबीज़, इंटरेस्ट वगैरह ये सब कुछ को स्कॉलेस्टिक डोमेन का पार्ट रहता है, ठीक है, गैर शैक्षणिक। तो ये दोनों ही शामिल हैं, या दोनों को ही डोमेन्स क्षेत्र कहा जाता है सीसी के, याद रखनी है ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन कैसा है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ या नन, तो ये दोनों ही होता है। दोनों कैसे, जैसे मैंने बोला इवैल्यूएशन दो तरह से होता है, एक तो मेजरमेंट मापन और दूसरा आ जाता है असेसमेंट आकलन। मेजरमेंट जो है एक क्वांटिटेटिव टर्म है, मतलब सिर्फ वो मात्रा मार्क्स के बारे में बात करती है, मात्रात्मक है, और जो असेसमेंट है वो एक क्वालिटेटिव टर्म है, ये किसके बारे में बात करती है, गुणों के बारे में बात करती है, गुणात्मक है ना। तो अगर अल्टीमेटली अब हम बात करें कि इवैल्यूएशन के ही, क्योंकि ये दोनों पार्ट हैं, तो हम बोलेंगे कि इवैल्यूएशन दोनों होता है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक ही, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ होगा इसका आंसर। और सिंपली अगर मेजरमेंट पूछे तो क्वांटिटेटिव आंसर करोगे, असेसमेंट पूछे तो क्वालिटेटिव गुणात्मक आंसर करोगे। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ CCE इवैल्यूएशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर, ये CC का कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस, सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट है किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोडक्शन पूछा है, तो जब हमारा RT आया था, RT 2009 में आया था, उसी के साथ ये कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी में ये बात कही गई थी कि क्या करना है, आपने बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखना है, लगातार उसका इवैल्यूएशन करते रहना है, जिससे जो बच्चे पूरा साल पढ़े हैं उनको फ़ायदा होता रहे, और पूरा साल बच्चे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं इनका ध्यान रखा जाए, और लास्ट में फाइनल इवैल्यूएशन इसी के बेसिस पे बनाया जाए, ना कि सिर्फ लास्ट में एंड में उसने कितना स्कोर कर लिया सिर्फ उसके बेसिस पे बनाया जाए, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारा 2009 आ गया। और इम्प्लीमेंटेशन जो है, क्योंकि RT का 2010 से हुआ, तो इसका भी CC का इम्प्लीमेंटेशन पूछे तो उसका भी आंसर 2010 बन जाएगा। 1 अप्रैल 2010 में हमारा RT 2009 लागू हो गया था, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट है विच असेसमेंट टेक्निक इज सब्जेक्टिव इज नेचर, असेसमेंट की अलग अलग टेक्निक्स रहती हैं, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, टैट, कैट, ये सारी असेसमेंट की आकलन की तकनीकें हैं। तो जिसमें अगर सब्जेक्टिव टेक्निक के बारे में बात करें, सब्जेक्टिव आती है केस स्टडी, इसके अलावा जो हमारा
केस स्टडी मतलब जीवन वृत्त या इतिहास विधि या ऑब्जर्वेशन अवलोकन निरीक्षण विधि जो है ये ऑब्जेक्टिव टेक्निक आती है। टैट और कैट ये दोनों प्रोजेक्टिव प्रक्षेपी विधियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा था सब्जेक्टिव, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, केस स्टडी जीवन वृत्त आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। क्लासरूम में इफेक्टिव फीडबैक की करेक्टरिस्टिक क्या है, ये ब्रॉड और जेनरिक होती है, ओनली आउटकम पे फोकस करती है, टाइमली एंड स्पेसिफिक होती है, गिव्स ओनली एट द एंड ऑफ द टास्क। तो यहाँ पे ब्रॉड तो होती है बट सामान्य जेनरिक नहीं होती ये। ठीक है, ये बच्चे पे डिपेंड करेगी, जो भी बच्चा है उसके अकॉर्डिंग ही दी जाती है यहाँ पे, और सिर्फ कुछ किसी आउटकम पे फोकस नहीं करती है, और ना ही ओनली एंड में दी जाएगी। ये टाइम टू टाइम, जैसे मैंने बोला, ड्यूरिंग भी होगी, एंड में भी होगी, और स्पेसिफिक होती है, बच्चे के अकॉर्डिंग होती है ना। ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक ही आपने एक ही तराजू में सबको तोल दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इफेक्टिव फीडबैक तभी माना जाएगा जब स्पेसिफिक होगी। जैसे मान लो आपने पर्टिकुलर किसी टॉपिक में गड़बड़ करो, तो वहीं पे उसी के बारे में हम करेक्ट करेंगे, बाकी बोलेंगे बिल्कुल सही है ना, इस चीज़ को करेक्ट करो इस तरह से। ठीक है, तो ये सामान्य नहीं होती है, विशिष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एवेलुएट इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। किस तरीके के क्वेश्चन आप पूछोगे जिससे आप बच्चे की एबिलिटी को क्रिटिकली इवेलुएट कर पाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन, उसके व्यक्तिगत राय पूछते हैं जो प्रश्न, या क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जांपल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, मतलब जैसे उदाहरणों में या बुक में दिया जाता है वैसे ही एग्जाम्पल पूछते हैं कि वो उनको मान्यता दें। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर ए समरी ऑफ ए टेक्स्ट, सिर्फ उसका सारांश बता पाएँ जो। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ टर्म, तो सिर्फ डेफिनेशन पूछना या एक मतलब सारांश समरी बता देना, या सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो, पाठ के अकॉर्डिंग हो, ये काफ़ी नहीं होता है। ये अच्छे से बच्चे की एबिलिटी को नहीं वैल्यूएट कर पाता है। तो इसका बेस्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हम बच्चे के पर्सनल ओपिनियन के बारे में जानें, तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर आंसर करने की कोशिश करेगा, अलग अलग आंसर देगा, तभी तो हम उसकी एबिलिटी को जान पाएँ कि यार ये तो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, या इसे इस सब्जेक्ट का कितना अच्छा नॉलेज है ना। तो उसके पर्सनल ओपिनियन पूछें जहाँ से हमें पता चले। इस तरह के क्वेश्चन पूछना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी करेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव। रचनात्मक आकलन का गुण नहीं है या नहीं माना जाएगा जैसे रचनात्मक आकलन। एन असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास, एन असेसमेंट टास्क दैट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग, आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस, या गिवन एट द बिगिनिंग। तो आई थिंक मैंने इसका आंसर आपको शुरू में बता दिया था कि जो फॉर्मेटिव है वो क्या दी जाती है ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर, दोनों को ही पता चल जाता है। आपसे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों से, तो जो भी आप आंसर करोगे उसके बेसिस पे मुझे अपने बारे में भी पता चल जाएगा और आपके बारे में भी, और उसके बेसिस पे मैं फीडबैक भी प्रोवाइड कर दूंगी कि आप सही कर रहे हो या फिर बेटा कुछ कमी है इसको करेक्ट करो, है ना। तो ड्यूरिंग द, सॉरी अच्छा नॉट पूछा है यहाँ पे, नॉट बताना ना, तो ये तो करेक्ट है, सॉरी नॉट वाला नहीं देखा था मैंने। नेक्स्ट है असेसमेंट दैट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग, कंपैरिजन का तो कुछ भी नहीं आता। आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन, बच्चे की मिसकंसेप्शन जो है, गलत अवधारणाएं, उनकी पहचान करने में सहायक होती है। सेंस गिवन एट द बिगनिंग ऑफ ए न्यू कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, ये भी सही बात है कि हम प्री असेसमेंट भी हो जाता है। वैसे प्री असेसमेंट के लिए मेनली जो टर्म यूज़ रहती है वो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है, बट आपके सब सिलेबस में प्लेसमेंट वाला टॉपिक नहीं दिया होता, सिर्फ फॉर्मेटिव और समेटिव रहता है, उसके बेसिस पे ही हमें आंसर करना होता है। तो ये भी है, मतलब है ना, शुरू में पता कर लें हम अपने लर्नर के बारे में कि वो कितना वो जानता है, जिसके बेसिस पे हम फिर नया कॉन्सेप्ट उसे पढ़ा सकें। ठीक है, तो मतलब जो नहीं है वो बी है, कंपैरिजन के लिए नहीं होता ये, है ना। हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, बच्चे की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाए। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, ये जो हम क्या करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक असेसमेंट का टूल, यंत्र आता है आकलन का, जिसमें हम बच्चे के जो भी उसने किस तरह का परफॉर्म किया अलग अलग ओकेजन पे, उन सब का एक डाटा रखा जाता है।
ठीक है, मेनली वैसे लर्नर ही बनाता है और अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो एक वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो है ना, बच्चे की प्रगति को दिखाता है। ये जो टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक इफेक्टिव टूल है। क्यों? दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, दे ऑफर इंसाइट अबाउट द progress of individual student, they focus mainly in the presentation of final product, they offer tangible evidence of students learning। तो इसमें हमें एक ही सही नहीं लग रहा कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो सी जिसमें होगा वो नहीं हो सकता, सी एक ए में है और थर्ड में है, ये तो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकती हमारी, है ना। इसके अलावा स्टूडेंट को, जैसे मैंने बोला, मेनली स्टूडेंट ही बनाते हैं, तो इन्वॉल्व करता है इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट में, बच्चे की प्रोग्रेस के लिए एक इंसाइट हमें प्रोवाइड करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और बच्चा किस तरह से लर्न कर रहा है उसके लिए ठोस सबूत भी पेश करता है। तो ए बी डी तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो राइट आंसर हमारा जो है वो 4th हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA विद्यालय आधारित आकलन का प्राइमरली इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट मेनली क्या है, जहाँ पे जो लर्नर है उसका असेसमेंट करने के लिए क्या बात कही गई कि स्कूल का जो टीचर है या स्कूल पार्टिसिपेंट्स हैं वही करें, क्योंकि वो अपने लर्नर को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, वो पढ़ाते टाइम ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंज कर सकते हैं, तो उन्हें ही करना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या बोला गया, टीचर्स ऑफ द स्कूल नो देयर लर्नर कैपेबिलिटी बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर, सही बात है, ये तो भी हमने समझाई। स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स, नहीं, स्टूडेंट आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडी, नहीं, तो इसमें राइट आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट होती है SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट है असेसमेंट टूल इज, जैसे मैंने पीछे बोला कि आकलन के अलग अलग यंत्र होते हैं, टूल होते हैं, तो इसमें कौन सा है, असाइनमेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वर्क, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या ऐसे। ये जो सारे 3 चीज़ें दे रखी है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और ऐसे, ये टूल्स नहीं, ये टेक्निक्स आती हैं, तकनीकें आती हैं, विधियां हैं, ये यंत्र टूल नहीं। इसमें सिर्फ एक ही टूल है और वो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचय रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव का मतलब, संचय का मतलब इकट्ठा एक साथ, तो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में यहाँ पे बच्चे की कंप्लीट एजुकेशनल हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनाया जाता है, जैसे कि उसकी अटेंडेंस वगैरह होगी, उसकी हेल्थ वगैरह, उन सब का एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तरह के टूल को क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचय रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा ही एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, वो किस तरह से होता है, वो एक डायरी की फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, जहाँ मेनली बच्चे के पर्सनल बिहेवियर का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? तो अभी मैं आपको पीछे बताया, फॉर्मेटिव रचनात्मक, समेटिव एंड में होता है, और डायग्नोस्टिक जो है वो बच्चे की प्रॉब्लम्स को, नीड्स को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। पहले डायग्नोस किया जाएगा, बच्चे की ज़रूरतों को जाना जाएगा, फिर एक बार प्रॉब्लम का पता चल गया मतलब, या ज़रूरतों का पता चल गया, उसके अकॉर्डिंग रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, है ना, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ड्यूरिंग पूछा था ना, दौरान, तो इसका राइट आंसर फॉर्मेटिव रचनात्मक आएगा। ठीक है, सम से याद रखना है, सम मतलब एंड लास्ट में, तो समेटिव जो है योगात्मक, योग से एंड में होता है, लास्ट में होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था सभी के लिए, कोई भी आप पेपर दे रहे हो अगर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन वाला। छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बहुत टाइम नहीं लगता इसको पढ़ने में, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं सिर्फ, जैसे इवैल्यूएशन क्या है, मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के वेरियस टाइप्स क्या आते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, और इवैल्यूएशन की टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं। ठीक है, इतना सा कुछ कॉमन सी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपका अगर CTET और HPTET के सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो दोबारा से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।